तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वर्ड्स में। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 1-2 मैंने पहले से डाल दिया है, तो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट बॉक्स। तो पिछले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन से होते हैं और ब्रेड और कर्ड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स। पहला पॉइंट है यहाँ पे, यीस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, तो अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए यीस्ट को यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताऊंगा। उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें 2-3 चम्मच शुगर ऐड करनी है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा ड्राई ईस्ट जो कि पाउडर फॉर्म में जो ईस्ट मिलता है उसको ऐड कर देना है। उसके बाद उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है, तब आपको जो उसमें अल्कोहल मिलेगा। अब हम लोग पता कैसे लगा सकते हैं, उसको स्मेल करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि अल्कोहल बन चुका है। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोसेस है जिससे शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर दिस yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat and rice etc. तो जो मैंने आपको अभी बताया वो छोटे स्केल में अगर अल्कोहल बना रहे हैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, तब हम लोग वो यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग को लार्ज स्केल में बनाना है तो फिर यहाँ पे हम लोग को ईस्ट को क्या करना पड़ता है। yeast is grown on natural sugars which are present in grains like barley, wheat and rice। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बार्ले, व्हीट और राइस तीनों जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट रिच ग्रेन्स है, तो उसमें शुगर्स जो है वो नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें यीस्ट को ग्रो किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि द फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल। तो अभी मैंने बताया कि शुगर में ईस्ट ऐड करके हम लोग उसको अल्कोहल बना सकते हैं, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। सो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोब्स। अब हम लोग देखेंगे उसके मेडिसिनल यूजेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने कमर्शियल यूज देखा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेडिसिनल यूज। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द मेडिसिन्स विच आर मेड फ्रॉम गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटीबायोटिक का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या है वो। सो द मेडिसिन्स विच आर मेड फ्रॉम गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे मेडिसिन जिसको अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए बनाया जाता है टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन बनाया जाता है जो कि बुरे यानी डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए या फिर उनके ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट आता है, जनरली द एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। सो हमने ये देखा है कि बैक्टीरिया और फंगाई दोनों जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। फिर यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक जो है वो जनरली जो है वो बैक्टीरिया और फंगाई से प्रोड्यूस किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में हमको एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऑफ एंटीबायोटिक। So common examples है streptomycin, tetracycline and erythromycin are some examples of antibiotics। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए एंटीबायोटिक्स के जो बहुत ही इजी है, streptomycin, tetracycline and erythromycin। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो गिवन टू एनिमल्स एंड प्लांट टू कंट्रोल डिसीजेस। सो एंटीबायोटिक को एनिमल्स और प्लांट में भी यूज किया जाता है टू कंट्रोल द डिसीजेस फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वैक्सीन। वैक्सीन अभी हम लोग सब उसके बारे में जानते हैं, अभी कोविड की वजह से काफी अवेयरनेस फैल चुकी है इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, एंटीबॉडीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बॉडी रिलीजेस टू फाइट द डिसीजेस कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग आवर बॉडी। सो यहाँ पे एंटीबॉडी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि एंटीबॉडी जो वो ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी रिलीज करता है टू फाइट द डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग आवर बॉडी।
एंटीबॉडी एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है? टू फाइट द डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वैक्सीन वर्क कैसे करता है, हाउ द वैक्सीन वर्क्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है, द डेड और द वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी। द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग suitable antibodies, and these antibodies remain in our body and we are protected from the disease causing microorganisms forever. So वैक्सीन काम कैसे करता है? तो वैक्सीन में हम लोग को क्या करना रहता है, कोई भी बैक्टीरिया का डेड या फिर वीकेंड फॉर्म को हम लोग को लेना रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कॉलेरा डिसीज को माना है, हम लोग को कॉलेरा डिसीज के लिए वैक्सीन बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसका जो है डेड या फिर वीकेंड फॉर्म को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यानी एग्जाम्पल कॉलेरा किससे कॉज होता है, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया से जो है वो कॉलेरा डिसीज होता है। तो हम लोग विब्रियो कॉलेरे बैक्टीरिया का जो है उसका डेड या फिर वीकेंड फॉर्म को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर क्या होगा, उसके अगेंस्ट, क्योंकि बॉडी को तो ये नहीं पता है कि वो डेड है, ठीक है, उसको तो बस ये पता है कि वो एंटर कर रहा है ये वाला बैक्टीरिया, तो हमको उसके बदले में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसको मारने के लिए। तो अब बॉडी जो है हमारा वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा उस पर काम किया, जो बैक्टीरिया हमने अभी इंट्रोड्यूस किया वैक्सीन के रूप में, उस पर थोड़ा सा काम किया और बाकी एंटीबॉडीज जो है हमारे बॉडी में बच गया। ठीक है, अब बच गया तो फ्यूचर में कभी जब वो डिसीज यानी उसका बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करेगा, कॉलेरा का बैक्टीरिया, तो हमारा बॉडी जो है वो उससे बच जाएगा, क्योंकि पहले से हमारे पास उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी में पहले से प्रोड्यूस्ड रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। सो दस आवर बॉडी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल सब दिए हुए, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस आर द डिसीजेस विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को बोल रहा है, one very good example of vaccine is the polio drops. The polio drops which are given to the children are actually a vaccine and are given under the pulse polio program. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे एक वैक्सीन का दिया हुआ है, पोलियो ड्रॉप्स। पोलियो ड्रॉप्स हम सब जानते हैं क्योंकि बचपन में सबने उसे लिया है, स्कूल्स में भी मिलता था और घर घर आके भी देते थे, तो हम लोग पोलियो ड्रॉप जानते हैं। तो पोलियो ड्रॉप बेसिकली एक वैक्सीन है जो कि बच्चों को दिया जाता है अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिससे पोलियो जैसी बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर वो बीमारी नहीं होती है। ठीक है, एक और यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज ऑलरेडी लेड टू द इरेडिकेशन ऑफ इट फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्मॉल पॉक्स के लिए, जैसे पोलियो के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, वैसे स्मॉल पॉक्स के लिए भी एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन हुआ था, जिसके कारण जो है वो बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स बीमारी जो है वो हट चुकी है। तो ये था आज का, मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, आप बुक को रेफर कर सकते हैं मेरे वीडियो के साथ साथ। इसके आगे और भी पार्ट्स आएंगे, ये वीडियो पार्ट 3 था। आज मैंने एनसीईआरटी के 2 पेज कवर किए हैं, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएगा। तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्ल्ड। Please subscribe.